आप लोगों को DPP 2 कंप्लीट करके लानी थी। बताओ मुझे जल्दी से जाओ। 19 तो क्या दिया 19 में? मतलब जो भी लास्ट क्लास में पढ़ा है मुझे बताओ कि लिमिट कहाँ लगता है, कहाँ अप्लाई होता है लिमिट? मतलब कुछ की लिमिट कहाँ अप्लाई कर सकते हो आप, ये लिमिट कहाँ अप्लाई होता है? तो क्या सीखिए फिर आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म में लिमिट कहाँ लगता है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा होता है जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, राइट? कौन से फॉर्म होते हो इनडिटर्मिनेट फॉर्म? 0 by 0, infinity by infinity, infinite minus infinite, 0 into infinite, infinite raised to 0, 1 raised to infinite, ये जो भी फॉर्म और सारे के सारे कैसे फॉर्म है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटरमाइन है, तभी तो लिमिटेशन की जरूरत पड़ेगी, और लिमिटेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी आपको, राइट? तो आप लोगों का 19 क्वेश्चन में क्या दिया? लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू √10 रूट ऑफ 7 plus 2x minus √5 plus √2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 10। और यहाँ पर बैठा हुआ किसी को भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, क्योंकि एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं समझ में आए तो आपका 12th निकल जाएगा। बट अगर ये समझ में नहीं आए तो 12th में एडिशन मत देना, फेल हो जाओगे, क्योंकि चालू यहाँ से होता है 12th, खत्म यही हो जाता है। इसलिए आपका समझना बहुत जरूरी है। तो नहीं लो वापस रिपीट कर लेना, एक बार नहीं समझ तो मुझे पूछ लेना, फिर भी नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लेना, फिर भी नहीं समझ तो वापस पूछ लेना, जब तक समझे तब तक पूछते रहो। कहाँ लगता है लिमिट आप लोगों का? इनडिटरमिनेट फॉर्म में। लिमिट काम क्या करता है? कोई भी फंक्शन की लिमिटेशन ढूंढ के देता है, कोई भी फंक्शन की लिमिटेशन ढूंढ के देता है। इसका मतलब क्या है? तो फंक्शन का आंसर क्या नहीं हो सकता ये आपको बता देता है, ठीक है? इसमें एक की जगह पर √10 रखो, नीचे क्या आएगा? 0, ऊपर एक को √10 रखा तो रूट ऑफ 7 plus 2 √10 माइनस √5 plus √2। यहाँ पर एक को जब आपने √10 रखा था तो क्या मिला ये आपको? 7 plus 2 √10। इस 7 plus 2 √10 को क्या मैं √5 plus √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या मैं 7 को 5 plus 2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ 5 plus 2। 5 plus 2 √10 को √2 into √5 लिखा जा सकता है, और प्लस 2 ये 7 कौन सा हुआ? 5 plus 2 ये √10 कौन सा हुआ? √2 into √5। इसको आप √5 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको √2 का होल स्क्वायर। तो पूरा टर्म क्या है आपका? √5 plus √2 का होल स्क्वायर, और √5 plus √2 का होल स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? √5 plus √2, √5 plus √2 लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू √10 √5 plus √2 माइनस √5 plus √2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 10। मतलब सॉरी, हमने वो फॉर्म बताने के लिए कौन सा फॉर्म बनेगा ये? 0 by 0 का, ठीक है? ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, मतलब एग्जाम आपके स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, वो आपको समझाने के लिए भाई कौन सा फॉर्म बना? 0 by 0। अब इसको सिंपली कभी तो आप लिमिट लगा नहीं पाओगे, लिमिट लगाओगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो आप लिमिट कब अप्लाई करोगे? जब आपका डिनोमिनेटर 0 ना बने। तो एकदम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो नीचे दो फैक्टर पता है मुझे, x स्क्वायर माइनस 10 के दो फैक्टर, x माइनस √10 है x प्लस √10, और यहाँ पर रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइज करोगे क्या आएगा? किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे? कंजुगेट फंक्शन रूट ऑफ 7 plus 2x plus 5 plus रूट हटाने के लिए तो यही कर सकता हूँ, और तो कोई मेथड मुझे तो नहीं आते, आप लोग को आता हो तो पता नहीं, क्योंकि रूट है तो रेशनलाइज भी करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज किया तो ऊपर a माइनस b और a प्लस b तो स्क्वायर माइनस, तो 7 plus 2x माइनस √5 plus √2 का स्क्वायर। तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू √10 7 plus 2x √5 plus √2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 7 plus 2 √10 क्या कट होगा?
क्या कट हो रहा है ऊपर नीचे, मतलब सॉरी यहाँ पर क्या कट हो रहा है, तो 7 और 7 क्या बचा अंदर 2x माइनस 2√10, 2x माइनस 2√10 में से क्या कॉमन 2, अंदर क्या बचेगा x माइनस √10, तो ऊपर नीचे x माइनस √10 कैंसिल, और वही हमारा टेंशन था क्योंकि उसी की वजह से हमारा डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। अब हमारे पास क्या बचा है ऊपर 2, x माइनस √10 कट हो चुका था, 2 अपॉन x प्लस √10 और रूट ऑफ 7 प्लस 2x प्लस √5 प्लस √2। अब तो x को √10 रख सकते हैं। अब अगर x को √10 रखोगे तो √10 प्लस √10 2√10, ऊपर 2 है, नीचे आया 2√10, यहाँ पर आया √10, तो रूट के अंदर 7 प्लस 2√10 प्लस √5 प्लस √2। हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं ना, आपको डिनोमिनेटर 0 ना है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो यही आंसर है, बट मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा कम आंसर दिया होगा, आपको सिंपलीफाई करके ही आंसर दिया होगा। अभी हमने जैसे चेक किया था 7 प्लस 2√10 किसका स्क्वायर बनता था, तो उसका रूट क्या बन रहा था √5 प्लस √2, इसकी वैल्यू कितनी है √5 प्लस √2, जैसे हो गया फिर तो 1/√10, ये √5 प्लस √2, ये भी √5 प्लस √2, तो कितनी बार हो गया √5 प्लस √2, 2 बार। फिर नॉर्मली हम लोग नीचे रूट नहीं रखते हैं, तो नीचे रूट नहीं रखते तो क्या कर लेते हैं रेक्टलाइज, तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 से, तो √5 प्लस √2 √5 माइनस √2 क्या हो जाएगा √5 प्लस √2 √5 माइनस √2 5 माइनस 2, तो 3 into 2√10 का आंसर है। तो वापस वही है 0/0 का फॉर्म है, तो आप लोग को रेगुलराइज करके वहां तक पहुंच जाना है कि लिमिट लगाओ तो डिनोमिनेटर 0 नहीं बने। नहीं नहीं क्या दिया 9th में, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 2। पहले तो मुझे बताओ कौन सा फॉर्म है ये, पहले कौन सा फॉर्म है, x को अगर आप 2 रख रहे हो तो कौन सा फॉर्म बन रहा है 0/0 कैसे बन रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है 0/0, आपको कैसे दिख रहा है 2 रखा था 2 माइनस 2 0, तो 1/0 इनफाइनाइट, यहाँ पर 2 रखा था 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 into 2 8, 8 माइनस 8 0, जैसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म का है। और जैसे मैं लास्ट क्लास में बताया था बाकी कोई भी फॉर्म आए, आपको इसमें तो कोई भी आ सकता है, बट अगर और कोई भी आए तो पहले उसको एक बार सिंप्लीफाई करके आप इसमें या इसमें कन्वर्ट करें, वो होता ही होगा। अगर और कोई फॉर्म आता है एक्सेप्ट 0/0 और इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो उसको सिंप्लीफाई करके आपको कौन से फॉर्म में ले जाना है 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, x³ माइनस 2x² में से क्या कॉमन है x² तो क्या रहेगा अंदर, तो एलसीएम कितना हो गया x² into x माइनस 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई x², तो x² माइनस 4 अपॉन x² into x माइनस 2। अब आप देखो तो 0/0 का फॉर्म आ गया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² माइनस 4 के दो फैक्टर, x² माइनस 4 के दो फैक्टर x माइनस 2n, x माइनस 2 कैंसिल, क्या रहा x प्लस 2 डिवाइड में क्या रहा x², अब से x की जगह पर 2 रख लो, तो 2 प्लस 2 4, और नीचे में 2 का स्क्वायर 4, 4/4, ये 1 क्या मिला, तो इस पूरे फंक्शन का आंसर नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है 1 से छोटा हो सकता है, बट 1 कभी भी नहीं होगा, 1 को अप्रोच करेगा बट 1 पहुंचेगा नहीं। नेक्स्ट जल्दी ये, और कोई
22 कौन सा फॉर्म का है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस 1। x को अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या होगा? नीचे 1 माइनस 1, ऊपर भी 1 माइनस 1, तो कौन सा फॉर्म होगा? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप यहाँ से ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है? रूट एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स में से अगर मैंने रूट एक्स बाहर लिया, रूट एक्स मतलब एक्स का कितना पावर बाहर लिया? 1/2। तो एक्स स्क्वायर जो था उसका एक्स का पावर कितना बाकी रहेगा? कितना बाकी रहेगा? 2 में से 1/2 बाहर ले लिया तो 2 में से 1/2 गया तो कितना बाकी रहा? 3/2 डिवाइड बाय रूट एक्स माइनस 1। और x रेज़ टू 3/2 को क्या लिख सकता हूँ? x रेज़ टू 3/2 का मतलब क्या हुआ? रूट एक्स का क्यूब हुआ ना। x रेज़ टू 1/2 क्या होता है? रूट एक्स ही तो होता है, तो रूट एक्स का क्यूब। और ये 1 को तो 1 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो व्हाट इज x क्यूब माइनस b क्यूब? a माइनस b into x स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ, फिर बाकी x की जगह पर 1 रख लो। ये 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, 3 हो गया। 3 into 1 तो 3 हो गया। तो इस फंक्शन का आंसर कभी भी नहीं होगा। सिंप्लीफाई करना ही सारे क्वेश्चन में तो आप लोग और कोई रेडियम फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय x माइनस a आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? n a रेज़ टू पावर n माइनस 1। आंसर हो जाएगा इसका n a रेज़ टू पावर n माइनस 1। करेक्ट? n a raised to power n minus 1। फाइन। जैसे ये कब यूज करना होता है? जब हमारे पास अलजेब्रिक कोई क्वेश्चन है जो सिंप्लीफाई ना हो पाए, ऐसे जगह पर आप लोग इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। जैसे कि अब अगर आप लोग DPP3 देखोगे तो DPP3 में फर्स्ट क्वेश्चन, DPP3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 1 minus x raised to power n minus 1 divide by x। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 minus x raised to n minus 1 divide by x। कौन सा फॉर्म है? 0/0। x को अगर आप 0 रखोगे तो क्या मिलेगा ऊपर? 1 minus 1 0। तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? 0/0 का। करेक्ट? अब ये 0/0 का फॉर्म आया। अब इसको करने के लिए दो ऑप्शन है मेरे पास। इसलिए दो ऑप्शन है कि जब हमें बाइनोमियल थ्योरम भी आता है, इसका अगर एक्सपांशन करना है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? 1 minus x raised to n का nc 0 1 नहीं लिख रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। x raised to power 0, उसके बाद का टर्म माइनस nc1 इंटू x का पावर 1, उसके बाद nc2 इंटू x स्क्वायर चलता रहेगा। लास्ट टर्म NCN x का पावर n या माइनस x का पावर n। आपको कैसे पता लास्ट टर्म प्लस होगा कि माइनस होगा? तो माइनस x से चेंज रखना पड़ेगा ना। n ऑड होगा तो नेगेटिव में आएगा, n इवन होगा तो हमें थोड़ी पता है। तो हम लोग क्या रखेंगे? या तो आप x रेज़ टू n रखोगे तो फिर इनटू में आपको क्या करना पड़ेगा? -1 रेज़ टू। क्योंकि -1 रेज़ टू वो नंबर है ना जिसका ऑड पावर आपको नेगेटिव दे देगा, जिसका इवन पावर हमें पॉजिटिव दे देगा। ये एक्सपांशन हुआ, फिर ये -1 ऑलरेडी है डिवाइड बाय व्हाट इज वैल्यू ऑफ nc0 into x raised to 0 1। ये +1 और ये -1 कैंसल। इन सब में से क्या कॉमन है?
तो लोवेस्ट पावर क्या है? 1। वो एक कॉमन निकलेगा बेसिक्स के साथ। आपका टेंशन ही कौन सा? नीचे का है, क्योंकि उसके तो इसमें लिमिट नहीं कर पा रहा था, वो एक ही काट हो गया। तो क्या बचा आपके पास? लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस NC1 प्लस NC2 x में से एक कॉमन ले लिया। लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? NCn x रेज़ टू n में से अगर एक x कॉमन लिया तो क्या रहा होगा? x का पावर n-1। करेक्ट? अब तो मैं x को 0 रख सकता हूँ, तो कोई टेंशन ही नहीं है। x को 0 को तो जिसमें x को सारे के सारे टर्म 0 देंगे तो सबके सब 0 देंगे, तो आंसर ही क्या बचेगा? माइनस NC1 का आंसर ही क्या हो जाएगा? आंसर माइनस। तो फर्स्ट में मुझे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम आता है तो आराम से सिंप्लीफाई हो गया। सेकंड क्वेश्चन, उसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a x रेज़ टू पावर 9 प्लस a रेज़ टू पावर 9 अपॉन x प्लस a का आंसर अगर 9 है तो a की वैल्यू फाइंड करके दो। तो किसकी वैल्यू फाइंड करके देनी है? a की। हमें लिमिट फाइंड नहीं करना, ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसका आंसर 9 है। तो अब क्या करना चाहिए इस केस में? क्योंकि इसको तो सिंपली पावर 9 थोड़ी ना सिंप्लीफाई करना आता है आप लोगों को, राइट? तो फिर जब सिंप्लीफाई नहीं करना आता और अलजेब्रिक क्वेश्चन हो तो आपके दिमाग में ये आ जाना, मेरे पास क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। पर ये प्रॉपर्टी के लिए 2 रूल। पहला रूल, पावर सेम होना चाहिए, तो चलो पावर तो सेम है, प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकता है। पर बीच में क्या साइन चाहिए? माइनस। बीच में क्या साइन चाहिए? अच्छा, अभी ये कौन सा फॉर्म है? अभी ये कौन सा फॉर्म है? कोई फॉर्म ही नहीं है। x को अगर a रखूंगा तो एक्शन में मिस्टेक है, एक्सटेंडिंग टू माइनस a कर दो, प्लस a की जगह पर माइनस a कर दो, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो 100% इंडिटरमिनेट फॉर्म में होगा। अब पुट करो माइनस a, कौन सा फॉर्म आ रहा है? 0/0। अब कौन सा फॉर्म आ रहा है? 0/0। ठीक है, तब क्या करें? लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू माइनस a 0/0 का फॉर्म आ गया, बट मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूं, बट मेरे पास प्रॉपर्टी है। पर ये प्रॉपर्टी लगानी है तो बीच में क्या साइन चाहिए? माइनस। एक काम कर सकते हैं, ये जो x रेज़ टू 9 है उसको कुछ नहीं करे, प्लस ये जो a रेज़ टू 9 है उसको मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा? ये मैथमेटिकली करेक्ट कर रहा हूं मैं। माइनस ऑफ माइनस a रेज़ टू 9 कर सकते हैं सर? कैसे कर सकते हैं? माइनस का ओड पावर क्या देगा? वो माइनस और बाहर का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वापस प्लस ही आ जाएगा। तो ओरिजिनल टर्म चेंज नहीं होना चाहिए। तो नीचे x प्लस a को क्या लिखो? x माइनस ऑफ माइनस है। अब ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ उसी फॉर्मेट में आ गया। देखो इस फॉर्मेट के हिसाब से इसका डायरेक्ट आंसर n रेज़ टू पावर n कौन है? नहीं, a कौन है? माइनस है रेज़ टू पावर 9 माइनस 1 तो 8 इक्वल टू 9 ऑलरेडी आंसर दिया हुआ था, तो 9 और 9 आंसर माइनस का इवन पावर प्लस, तो क्या मिला लास्ट में? a रेज़ टू 8 इक्वल टू 1, a रेज़ टू 8 इक्वल टू 1। अगर a रेज़ टू 8 अगर 1 है और इवन पावर अगर दूसरी तरफ जाए तो प्लस माइनस होके जाएगा, तो a इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, एक्सटेंडिंग टू a की जगह पर एक्सटेंडिंग टू माइनस से कर लो, क्योंकि लिमिट हमेशा इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा, तो भी लिमिट समझ करें। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करोगे आप लोग बताओ मुझे? आपको 5/2 सॉल्व करना नहीं आता है, क्या करें? तो हम मतलब प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, बिकॉज हमें सिंप्लीफाई करना नहीं आता। पर कैसे लगाओगे वो मैं जानना चाहता हूँ, कैसे लगाए? एक्सटेंडिंग टू a, अगर a रखता हो तो a प्लस 2 रेज़ टू 5/2, तो कौन सा फॉर्म है? पहले तो 5/2 मुझे पावर सोल्व करना नहीं आता, पावर सोल्व करना नहीं आता तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, पर ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए आपका क्वेश्चन ऐसा ही दिखना चाहिए।
तो क्या करें? अगर मुझे वो फॉर्मेट लाना है तो ही मैं डायरेक्टली आंसर n रेज़ टू n माइनस 1 लिख सकता हूँ, आप वरना नहीं लिख सकता। तो क्या करना चाहिए? क्या करें? तो इतना क्या सोच रहे हो? तो जैसे ही नहीं है भाई, क्या यहाँ पर जो है वही नीचे चाहिए आपको, तो क्या करूंगा? प्लस 2 और इतना क्या सोच रहे हो? यहाँ पर अगर x प्लस 2 है और a प्लस 2 है तो प्रॉपर्टी लगाने के लिए आपको नीचे भी तो x प्लस 2 और a प्लस 2 ही चाहिए होगा। और मैं मैथमेटिकली कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाने वाला। प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, n कौन 5/2, a का काम कौन करेगा? a प्लस 2 रेज़ टू पावर 5/2 माइनस 1, तो आंसर ही 3/2। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे? x रेज़ टू 5/7 माइनस a रेज़ टू 5/7 सोल्व करना नहीं आता, x माइनस a से डिवाइड और मल्टीप्लाई। किससे डिवाइड करेंगे? x माइनस a से डिवाइड और x माइनस a से, वही सेम काम नीचे भी करना पड़ेगा। नीचे क्या है? x का पावर 2/7 माइनस a रेज़ टू पावर, तो डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस और एक्स माइनस है। अब दोनों में लिमिट लगा सकते हैं और दोनों में प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। n का काम कौन करेगा? कौन करेगा? a का काम कौन करेगा? a खुद 5/7 माइनस 1 माइनस 2/7 ठीक है। n का काम कौन करेगा? 2/7 और a का पावर 2/7 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? माइनस ये 7 और ये 7 कैंसिल, माइनस 5/7 पावर अगर न्यूमरेटर में जाएगा और बेस सेम होगा तो पावर का एडिशन, तो a का पावर क्या हो जाएगा? माइनस 2/7 प्लस 5/7, तो माइनस 2/7 प्लस 5/7। तो वैसे ही 5th और 6th भी हो जाएगा। बस आपको पावर को कैसे लिखना, 5th बता दो ना मेरे को कैसे करोगे। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 27 x रेज़ टू 1/3 प्लस 3 इंटू x रेज़ टू 1/3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 27। पहले कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस b और क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस, तो x रेज़ टू 1/3 का स्क्वायर और x रेज़ टू 2/3 का 2 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय x माइनस कौन सा फॉर्म है अभी वैसे 27 रखोगे आप यहाँ पर, तो 27 का पावर 2/3 कितना होता है? 9। और 27 का क्यूबिक रूट कितना होता है? 3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 9 नीचे 27 माइनस 27, कौन सा फॉर्म होगा? 0/0। तब आगे कैसे करेंगे? सिंपलीफाई करना तो नहीं आता, तो हमारे पास सिंपलीफाई करना नहीं है, तो वही है प्रॉपर्टी है ही नहीं। मुझे सोचना तो सब होता है जब मेरे पास 4-5 ऑप्शन ही नहीं, आपको वही करना है। और वो करने के लिए पावर सेम होना चाहिए, तो क्या करो? इसको तो कुछ कर नहीं सकते हो, जो भी करना है 9 को करना है, तो 9 को क्या लिखोगे? 27 रेज़ टू 9 मतलब 27 रेज़ टू 2/3 होता है ना, तो हो गया ना, तो फॉर्मेट में आ गया x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n डिवाइड बाई x माइनस, इसका आंसर n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1 2/3 माइनस 1, तो माइनस 1/3 वो माइनस पावर नीचे जाएगा, प्लस हो जाएगा 27 का पावर 1/3, 27 का क्यूबिक रूट 3 into 3 क्या आंसर हो जाएगा? 2/।
अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब अप टू द x रेज़ टू n माइनस n डिवाइडेड बाय x माइनस 1, कैसे करोगे? कौन सा फॉर्म? कौन सा फॉर्म का क्वेश्चन है? 0/0। x को अगर मैंने 1 रखा तो 1 प्लस 1 कितनी बार? 1 को अगर n टाइम ऐड करोगे 1 प्लस 1 n टाइम n माइनस n नीचे 1 माइनस 1, कौन सा फॉर्म हुआ? कोई नहीं। आप एक जगह पर 1 को रख नहीं सकते, नीचे 0 आ जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम कौन है? क्वेश्चन की प्रॉब्लम अगर आपको ये लगता है कि ये आपकी प्रॉब्लम है तो ये आपकी प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, जीपी के फॉर्मूला लगा लेने के बाद भी क्या कर लो? आपको पहले अपनी क्वेश्चन की प्रॉब्लम समझना कि ये मेरी तकलीफ है, मेरी तकलीफ ये है ही नहीं, मेरी तकलीफ ये एन है, इनका क्या करोगे वो मेन प्रॉब्लम है। तो जब तक ये एन है तब तक आप, क्योंकि आप लिमिट लगा ही नहीं पाओगे, नीचे 0 आ रहा है, तो जब तक ये x माइनस 1 हट नहीं जाता तब तक लिमिट नहीं लगने वाला है, और वो x माइनस 1 हटेगा नहीं जब तक ये एन है बीच में। आपकी प्रॉब्लम ये है ही, आप गलत जगह पर फोकस करो। आपकी प्रॉब्लम ये है, इसको कैसे हटाओगे? जब आप लिमिट लगाते हो तो ये पूरा ब्रैकेट का आंसर कितना आएगा? n, क्योंकि 1 प्लस 1 कितनी बार है? अच्छा, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? n प्लस 1 क्यों है? 1 से चालू करके n करके तो कितने टर्म्स है? तभी तो 1 प्लस 1 n टाइप कर रहा हूँ तो n आ रहा है, 1 n प्लस 1 आता है। तो ये क्या मैं इस n को 1 प्लस 1 n टाइप लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ? ये n 1 प्लस 1 कितनी बार होगा? हर एक 1 को एक के साथ देखो। आपकी प्रॉब्लम ये है ना, किसी को तो मुझे हटाना था, तो मैं क्या करूंगा? इसका पहला 1 किसको दूंगा? इस x को। इसका दूसरा 1 किसको दूंगा? x स्क्वायर को। इसका तीसरा 1 किसको दूंगा? x क्यूब को। इसका लास्ट वाला 1 किसको दूंगा? कितने 1 आपने यूज कर लिया? कितने 1 यूज कर लिया? n और 6 भी कितने? n तो सारे यूज कर लिए। तो मेरी प्रॉब्लम ये थी, वो हट गया। अब तो मैं अलग अलग कर सकता हूँ। x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का आंसर 1। इस x स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैं सिंप्लीफाई भी होता है x माइनस 1 और, पर अगर वो भी नहीं करने तो आपको प्रॉपर्टी लग सकती है, x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n डिवाइड बाई x माइनस n। क्या आंसर हो जाता है? n a रेज़ टू पावर। तो n कौन है? 2। a कौन है? रेज़ टू पावर 2 माइनस 1। फिर यहाँ पर 1 को 1 क्यूब लिख दो, a क्यूब माइनस b, x क्यूब माइनस x क्यूब डिवाइड x क्यूब माइनस x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n डिवाइड बाई x माइनस a वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो। n कौन? 3। a कौन? पावर कितना? चलता रहेगा आगे। उसके बाद का टर्म कौन होगा? x रेज़ टू 4 माइनस 1 रेज़ टू 4 डिवाइड बाई x माइनस 1। उसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स 1 का क्यूब। तो ये कहाँ खत्म होगा? यहाँ पर 1 रेज़ टू n लिख देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? n टाइम 1 रेज़ टू पावर 1 का कोई भी पावर 1 ही होगा। तो पूरा सीरीज क्या बन गया? 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक? n तक, और 1 से लेके n का एडिशन। तो पहले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, उसको पता करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम कौन है जिसकी वजह से हम लिमिट नहीं पुट कर पा रहे। तो ये इस प्रॉपर्टी के हेल्प से कैसे क्वेश्चन कर, तो उसकी बात है।
फिर हम लोगों ने एक इनफाइनाइट लिमिट के क्वेश्चन की देखे थे लास्ट क्लास। अगर आप लोगों को दिया जाए कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू द n क्यूब डिवाइडेड बाय n रेज़ टू 4। तो पहले तो मुझे याद कराओ इनफाइनाइट लिमिट में करते क्या है हमने। तो इनफाइनाइट वाले लिमिट में क्या करते थे, कैंसिल करके इनफाइनाइट डिवीजन में आ जाना चाहिए, क्योंकि समथिंग बाय इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा, 0। तो उसके लिए हम क्या करते थे, हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो सीरीज दे रखे उसके तो आंसर मुझे पता है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू द n क्यूब का आंसर इक्वल सीरीज नंबर 2 क्यूब क्या होता है, n इंटू अपॉन 2 का पहले जो फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगा लूंगा, ये स्क्वायर सबका ही होगा तो n का भी स्क्वायर होगा, तो n स्क्वायर एक बार कट होगा तो क्या बचेगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर। तो ये n प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, फिर ये 2 का स्क्वायर 4 नीचे आ गया और ये n स्क्वायर एक बार कैंसिल हो गया, n स्क्वायर बचा, करेक्ट। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे किससे डिवाइड, हायर पावर क्या है n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, नीचे क्या रहेगा, n किसको अप्रोच कर रहा है तो 1/n किसको अप्रोच करेगा, ये पार्ट बचा क्या, इस फंक्शन का आंसर कभी भी नहीं है। इनफाइनाइट वाले जो भी क्वेश्चन है तो उसमें क्या करना होता है, जो भी आपका हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड क्यों करेंगे, जिससे आपका इनफाइनाइट कहाँ पर आ जाए, डिवीजन में, क्योंकि समथिंग का इनफाइनाइट का आप क्या लिख पाओगे, 0 लिख पाओगे, यस। तो जहां पर पहले फॉर्मूला लगा सकते हो उसमें फॉर्मूला लगा लेंगे, जैसे इसका 7 मुझे बस बता दो ना, 7 क्वेश्चन में क्या करने वाला, इनफाइनाइट का क्वेश्चन है, कंसंट्रेट का क्वेश्चन किया है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, रैशनलाइज, रैशनलाइज करने के बाद ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर से डिवाइड। 8 क्वेश्चन में नीचे 1 से लेके इनकी फॉर्मूला लगाने के पहले n into n plus 1/2 और उसके बाद ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर से डिवाइड। 9th में सबसे पहले रैशनलाइज, फिर वापस हाईएस्ट पावर से डिवाइड। 10th में ऊपर 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होता है, 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर n into n plus 1 into 2n plus 1 डिवाइड बाय 6, उसके बाद ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर से डिवाइड। 11th में ऊपर 1 क्यूब से लेके n क्यूब की फॉर्मूला, बस मैंने n रेज़ टू 4 लिया, हम लोगों ने n माइनस 1 रेज़ टू 4 लिया, तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर यहाँ पर n की जगह पर सपोज इस क्वेश्चन में n माइनस 1 रेज़ टू 4 है, यहाँ तो सेम ही आएगा, उसके बाद क्या फर्क पड़ेगा, लिमिट ऑफ n टेंड टू इनफाइनाइट n स्क्वायर इंटू n plus 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम n minus 1 रेज़ टू 4 और 2 का स्क्वायर 4 नीचे आ जाएगा। क्या दिख रहा है, हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे, क्या दिख रहा है, n पावर, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे, n पावर 4 से, तो n पावर 4 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो जब n रेज़ टू 4 से जो आपने डिवाइड किया होगा वैसा हुआ ना, n minus 1 रेज़ टू 4 डिवाइड बाय n रेज़ टू 4, इन दोनों का पावर से मैं तो साथ में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, अलग अलग करूंगा तो 1 माइनस 1/n रेज़ टू 4, तो नीचे क्या हो गया, 1 माइनस 1/n रेज़ टू 4, या आप ऐसा भी बोल सकते हो, आप इतना लोड मत लो क्योंकि आपको वापस नहीं पता, नहीं समझ आएगी। आपको ये बताया कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है, आप यहाँ से n कॉमन ले लो, n जब बाहर आएगा तो n जब बाहर आएगा तो n रेज़ टू 4 हो क्या आएगा और अंदर क्या बचेगा,
1 माइनस 1/n। ऊपर n स्क्वायर था, ये n स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो गया, या आप एक काम और भी कर सकते हो, और काम और एक भी कर सकते हो। यहाँ से n बाहर ले लो ब्रैकेट के, तो बाहर आएगा तो क्या लिखाएगा स्क्वायर, तो बाहर ऑलरेडी एक n स्क्वायर है, n रेज़ टू अंदर क्या बचेगा, अभी n रेज़ टू 4 n रेज़ टू 4। अब अगर n इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो 1/n 0 को अप्रोच करेगा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ऊपर क्या बचा 1 1 का स्क्वायर 1, नीचे ये 1 रेज़ टू 4 1 और इंटू में 4 का आंसर। तो पहले फॉर्मूला लगा लेंगे जहां जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद हाईएस्ट पावर को ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे। 12th क्वेश्चन, तो इसका 12th क्वेश्चन में एक चीज तो हमें चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x, कौन सा फॉर्म है ये, कौन सा फॉर्म है, x की जगह पर आप इनफाइनाइट डालोगे तो इनफाइनाइट आएगा ना, बट यहाँ पर नेगेटिव इनफाइनाइट डाल रहा हूँ, मतलब तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म है, कौन सा है, ये वाला फॉर्म है, राइट। और हमें पता है कि हमें वो कोई भी दूसरा फॉर्म है तो किसमें कन्वर्ट करना होता है, 0/0 या रूट है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, बट अभी नहीं करना चाहिए रेशनलाइज, इसका रीजन बता दो। x किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट को, और आप रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते, हम पहले कुछ माइनस इनफाइनाइट को प्लस इनफाइनाइट बना लेते हैं, हमारे लिए काम बहुत इजी हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आइडियली या मैथमेटिकली आप रूट के अंदर नेगेटिव नहीं डाल सकते, आप रूट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव ही डाल पाओगे, तो ये x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, उसको मुझे प्लस बनाने से काम करता हूँ, x को मैं माइनस y ले लेता हूँ, x को क्या ले लेता हूँ, x किसको अप्रोच कर रहा है, x किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट को। अगर x माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा, y किसको अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट डालोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा ना, x अगर माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच करेगा, प्लस इनफाइनाइट। अच्छा ये सब कर क्यों रहा हूँ, सिंपल एक ही रीजन है, रूट के अंदर में नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल, तो मुझे करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। अब क्या हो गया क्वेश्चन, लिमिट ऑफ y टेंड्स टू इनफाइनाइट, x की जगह पर -y रखा तो स्क्वायर करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा 4y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 2y। रूट हटाने के लिए रैशनलाइज, अभी कौन सा फॉर्म इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट चल रहा है ना, तो रैशनलाइज करोगे तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई, रूट ऑफ 4y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2y, और ऊपर क्या आएगा 4y स्क्वायर माइनस 7y, a माइनस b और a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, करेक्ट। तो 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर, अब चेक कर लो ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर कितना है, तो किससे डिवाइड करोगे, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करोगे तो कितना है हाईएस्ट पावर 1, मैं दिखने में y स्क्वायर है बट रूट के बाहर आएगा तो y हो जाएगा, तो किससे डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, किससे डिवाइड करेंगे y से, तो y से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ऊपर -7, y से डिवाइड करोगे तो क्या बचा -7, और जो y डिवाइड कर रहा है वो रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा y स्क्वायर दोनों के साथ डिवाइड होगा 4 माइनस 7y, और y से डिवाइड किया तो 2y 2, y किसको अप्रोच कर रहा है, y किसको अप्रोच कर रहा है, अगर y इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो 1/y किसको अप्रोच करेगा, ये वाला पार्ट 0 √4 2 2 प्लस 2 4, तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन में कभी भी इनफैक्ट रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू डालने का आया तो आप नहीं कर पाओगे, उसको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा।
तो ये वैसे तो अभी जो मैंने आपको बताया ये प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब आता है जिसका मेन पार्ट है, और जिसके ऊपर मेन पार्ट तो यही था कि लिमिट क्यों ढूंढते हम लोग, वो मैंने मेन कंसेप्ट आपको समझा दिया। मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे यहाँ पर वो होंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की सारी फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पर पढ़े थे हमने, तो 50 एक फॉर्मूला आइडेंटिटी वो सब तो याद वापस से जरूरत पड़ेगी आपको, एक बार रिवाइज कर लेना भूल गए हो तो। और लिमिट में ट्रिग्नोमेट्री की क्या प्रॉपर्टी होती है वो डिस्कस करें। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री बना कहाँ से? यूनिट सर्कल से। ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा बना कहाँ से? यूनिट सर्कल से। यहाँ पर मैं यूनिट सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है। इस यूनिट सर्कल पे मैं एक पॉइंट ए ले रहा हूँ और ए से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। यूनिट सर्कल, उसको मैंने टेंजेंट बनाया, यहाँ पर उसका सेंटर है, सेंटर से लेकर टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करोगे तो कितना डिग्री बनेगा? 90। ये तो प्रॉपर्टी है। मैंने फिर टेंजेंट को उसके एक्सट्रीम पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, उसके एक्सट्रीम पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ये हमारा सेंटर सी नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम, इसको डी नाम दे देता हूँ। वो जो लाइन दिख रही है आपको सीबी, वो सर्कमफ्रेंस को एक पॉइंट पर कट करे, तो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट डी है, ठीक है। अब मैंने डी और ए को ज्वाइन किया, तो आपको इस डायग्राम में तीन मुझे फिगर दिखे, मतलब तीन ऐसा चीज दिख रहा है ज्योमेट्रिकली। एक मुझे सबसे पहले ट्राइंगल सी ए डी दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मुझे उसके बाद सी ए डी सेक्टर दिख रहा है, दिख रहा है। उसके बाद मुझे ट्राइंगल सी ए बी भी दिख रहा है। ये तीन चीजें मुझे दिख रही है। इसमें क्या क्या दिख रहा है? ए ट्राइंगल सी ए डी सेक्टर सी ए डी ट्राइंगल सी ए बी। अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं तो किसका एरिया सबसे बड़ा होगा? सबसे बड़ा किसका एरिया होगा? सबसे छोटा किसका होगा? सबसे छोटा किसका होगा? सीएडी का एरिया। उससे बड़ा सेक्टर का एरिया, उससे बड़ा। अगर मैं कंपेयर करने से बोल सकता हूँ एरिया ऑफ द ट्राइंगल सीएडी इज लेस देन एरिया ऑफ द सेक्टर सीएडी इज लेस देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल सीएबी, हो सकता हूँ? ओके, अब मुझे तीनों का एरिया बताओ। सीएडी का एरिया, ये सपोज एंगल थीटा बनाना है, तो सीएडी का एरिया, कोई भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना, एरिया फाइंड करने के मैंने बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूला आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और स्ट्रेट लाइन में बताया है। तो सीएडी का एरिया, ट्राइंगल का एरिया भी नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा? और कौन सा सर्कल है? यूनिट सर्कल। तो रेडियस कितना है? तो सीए का डिस्टेंस, सीडी का भी डिस्टेंस, बताओ इसका एरिया क्या लिखो? एरिया ऑफ द ट्राइंगल सीएडी, ट्राइंगल का एरिया हमने एरिया ऑफ द ट्राइंगल सीएडी लगता है यार हम लोग को ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना नहीं है। कितनी फॉर्मूला आती है अगर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना? कितनी फॉर्मूला आती है? कुछ तो आता होगा ना कि भाई ये 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, 10 आती है।
देखिए फॉर्मूला होती है, छोड़ो आता है। सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर इसका 1 है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल सीएबी का आपका राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एरिया जैसे भी ढूंढ सकता हूँ मैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तीनों जगह से ये पाई मतलब 180 डिग्री हो गया, डिग्री के टर्म्स में लिखूंगा तो 180 इंटू 2 360, ये 1/2, ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो गया। क्या रहा मेरे पास, साइन थीटा लेस देन ए बी। अब अगर ये ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल में अगर ये थीटा जैसे है, इसमें अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ टेन थीटा जो होगा वो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होगा। तो भी ट्राइंगल में टेन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, टेन थीटा इक्वल टू ए बी। तो ए बी की जगह पर मैं किसको रिप्लेस कर सकता हूँ, टेन थीटा को। ए बी की जगह पर किसको रिप्लेस कर सकते हैं, टेन थीटा को। तो क्या मिला मुझे, साइन थीटा लेस देन टेन थीटा। कोई भी थीटा के लिए साइन थीटा से वो हमेशा बड़ा वैल्यू देगा और टेन थीटा से हमेशा छोटा वैल्यू देगा। ये मैथमेटिकली जैसे मैं आपको बोलता हूँ काफी बार कि भाई 5-7 ऐसी प्रॉपर्टी कि जो आज तक की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी, सबसे अच्छा इन्वेंशन माना जाए, तो उसमें से एक है कि कोई भी ट्राइंगल के लिए या पूरे ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा हमेशा थीटा से छोटा होता है, थीटा हमेशा टेन थीटा से छोटा होता है। आप लोगों को कहाँ समझेगा, आपको फॉर्मूले की पता चलते एरिया ऑफ ट्राइंगल। कितनी बार बता चुका हूँ आप लोग एरिया प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की नोट है, अभी स्ट्रेट लाइन की नोट से, स्ट्रेट लाइन की नोट का पहला क्लास एरिया ऑफ द ट्राइंगल जब बताया था कि हर बार दिन आपको बेस और हाइट दे देंगे, पर आपको मुझे तो ये सब देखना क्यों पड़ता है। आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल नहीं आता है, इसलिए हाइट है तुम लोगों की। ये अगर आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल है हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट, बेस अगर मेरा बीसी है, हाइट मेरा एडी है, तो मुझे नहीं देंगे आप लोगों का हाइट और बेस थोड़ी ना दे देंगे आप। तो फिर एरिया फाइंड कैसे करोगे, बेस और हाइट नहीं पता है तो। अगर ये मेरा ट्राइंगल है, यहाँ पर अगर मेरे पास कोई एंगल थीटा है, इस ट्राइंगल में व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा को क्या बोलोगे आप, एडी अपॉन एबी। साइन थीटा को क्या बोलोगे, एडी अपॉन एबी। एडी को क्या बोलोगे, एबी इंटू, तो एडी की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ एबी इंटू साइन थीटा। एडी की जगह पर जब एबी साइन थीटा पुट करोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल गई कि भाई एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है। तो ये किससे भी कर सकता हूँ, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो यहाँ पर आपके पास दो एडजेसेंट साइड कौन है, ये 1 और 1, और इंक्लूडेड एंगल कौन है, ये थीटा, तो उसका साइन। तो हाफ ऑफ 1 इंटू साइन थीटा, सेक्टर का एरिया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 600 में सब आ जाता है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल सीएबी हाफ ऑफ द बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ तो हर जगह से कैंसिल हुआ, साइन थीटा बचा, एडी को मैंने थीटा के टर्म्स में लिख दिया। तो मुझे क्या पता चला, एडी किसके इक्वल है, टेन थीटा के बराबर। तो साइन थीटा लेस देन थीटा हो गया, थीटा लेस देन टेन थीटा हो गया। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और टेन दोनों कैसे फंक्शन होते हैं, इंक्रीजिंग। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो दोनों ही कैसे फंक्शन है, इंक्रीजिंग। जब 0 डिग्री से चालू होके आप 90 डिग्री तक आते हो तो थीटा इंक्रीज होते जाता है। और यहाँ पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 1,0, और यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे आप एंगल को इंक्रीज करते हो वैसे वैसे आपकी साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। 90 डिग्री को अगर रेडियन में लिखूंगा तो π/2 की वैल्यू 3.14/2 रखोगे तो वैल्यू कितनी है, 1 पॉइंट। आपका साइन कहाँ पहुंचा,
1 पे, और आपका एंगल कहाँ पहुंच गया? तो किसका इंक्रीजिंग रेट बढ़ा है? किसका इंक्रीजिंग रेट बढ़ा है? थीटा का। किसका इंक्रीजिंग रेट बढ़ा होगा? दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, बट इंक्रीजिंग रेट बढ़ा किसका होगा? थीटा का। पर उसके सामने अगर आप टेन की बात करते हो, उसके सामने अगर आप टेन की बात करते हो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ टेन? 0। टेन 0 की वैल्यू 0, और व्हाट इज वैल्यू ऑफ टेन? 90, इनफाइनाइट। दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, बट जब तक आपका एंगल 1.57 पे पहुंचता है तब तक आपका टेन कहाँ पहुंच गया? किसका इंक्रीजिंग रेट ज्यादा होगा? और बहुत ज्यादा। इसलिए टेन आपके थीटा से हमेशा आगे रहेगा। अगर ये दोनों साथ में भागना तो सेम जगह से चालू करता है, राइट? अगर मुझे ग्राफिकली अगर मैं आपको समझाऊं, ये अगर मेरा sin x का ग्राफ है, sin x का ग्राफ ऐसे ही होता है, राइट? 0 डिग्री पर 0, π/2 पे 1, π पे 0, पर उसके सामने में अगर y = x की लाइन ड्रॉ करो तो मेरा sin x जो होगा वो हमेशा y = x की लाइन से नीचे ही रहेगा, क्योंकि आपका sin x जो होता है वो हमेशा x से छोटा रहता है। क्यों? बिकॉज x का जो इंक्रीजिंग रेट है वो sin x के इंक्रीजिंग रेट से थोड़ा आगे चल रहा होगा। चालू वाले दोनों साथ में कर रहे हैं, बट अगर इस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये हमेशा इससे आगे होगा। उसके सामने अगर मैं 10 की बात करूं, 10x का ग्राफ, और आप पूरा 12 पूरा जो जितना कैलकुलस का पार्ट है वो हर चीज इसी तरह से पढ़ने वाला है। हर कंसेप्ट, हर एक जगह पर ग्राफ आ जाएगा, कभी इंक्रीजिंग आ जाएगा, कभी डिक्रीजिंग आ जाएगा, कभी बिहेवियर आ जाएगा, कभी टेंडेंसी आ जाएगा। इतने सारे कंसेप्ट एक साथ आने वाले हैं, पता नहीं कैसे करोगे। ये आपका 10x का ग्राफ, ये सब एसिम्प्टोट्स है उसके, एक π/2, एक -π/2। ये 10x का ग्राफ है, और मेरा y = x का ग्राफ हमेशा इससे नीचे ही रहेगा। y = x का जब ग्राफ बनाओगे तो y = x का ग्राफ हमेशा इस ग्राफ के नीचे ही रहेगा। क्यों नीचे रहेगा? क्योंकि 10x का इंक्रीजिंग रेट y = x के इंक्रीजिंग रेट से बहुत ज्यादा होगा, राइट? तो sin x के ग्राफ से y = x हमेशा ऊपर रहेगा, पर 10x के ग्राफ से वो हमेशा नीचे रहेगा, राइट? तो इसकी आपको बहुत सारी जगह पर जरूरत पड़ेगी। sin थीटा लेस देन tan थीटा, ये बोल सकते हैं कि sin और थीटा की अगर बात करते हैं दोनों इंक्रीजिंग रेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ये 1 पे पहुंच कर रही है 1.5 इनिशियली तो दोनों एक जैसे ही होते हैं। इसलिए आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा हुआ था मैकेनिक्स में कि काफी सारी जगह पर हम लोग sin थीटा की जगह पर थीटा को रिप्लेस कर लेते हैं बहुत छोटे एंगल के लिए। आया था? तो इसीलिए होता है बिकॉज इनिशियली आपका इंक्रीजिंग रेट जो होता है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होकर 0.5 का डिफरेंस देता है। बट आप tan थीटा को थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि tan का इंक्रीजिंग रेट थीटा के इंक्रीजिंग से बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं को दोनों का आप लोग निग्लेक्ट करते, तो साइन में ये पॉसिबल है। तो हमें क्या रिलेशन मिला? sin थीटा लेस देन tan थीटा, इसको हेनरिच थ्योरम भी बोलते हैं। ये हेनरिच थ्योरम की प्रॉपर्टी है। हेनरिच थ्योरम इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ तीन फंक्शन को हम एक साथ लेके चल रहे हैं, है ना, दो फंक्शन के बीच में, राइट? अब यहाँ पर हम लोग लिमिट को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिमिट को इंट्रोड्यूस करता हूँ, पूरे इक्वेशन को मैं sin थीटा से डिवाइड कर लेता हूँ, पूरे को sin थीटा से डिवाइड करते हो, यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा θ/sin थीटा, यहाँ पर क्या आएगा tan θ/sin थीटा, तो 1/cos थीटा। tan थीटा को sin by cos लिख होगा ना, तो sin कट जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर लूँ तो 1 का रेसिप्रोकल 1, θ/sin थीटा का रेसिप्रोकल sin θ/θ, 1/cos थीटा का रेसिप्रोकल। और अगर रेसिप्रोकल किया तो इनइक्वालिटी tan थीटा की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, डिनोमिनेटर में तो क्या नहीं हो सकता है 0, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता, और 0 नहीं हो सकता। उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते कैसे हैं? लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0। अब कोई पूछे भाई x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती तो उसको लिखते कैसे हैं? तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2। तो सेम वे
थीटा 0 नहीं हो सकता है तो उसको लिखेंगे कैसे? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो ऐसा मान लो कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 में तीनों जगह पर अप्लाई कर रहा हूँ। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 मैं तीनों जगह पर अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ तो अप्लाई करने का मतलब नहीं, ऑलरेडी कॉन्स्टेंट के ऊपर थीटा है ही नहीं। ये मैंने तीनों जगह पर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दिया। यहाँ तक थीटा इक्वल टू 0 फिक्स नहीं कर पाओगे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, बट यहाँ तो पुट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर है ही डिनोमिनेटर। तो अगर थीटा को अगर 0 रखोगे तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 0? व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 0? तो क्या मिला? लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाई थीटा इज ग्रेटर देन 1, बट है ना, यहाँ पर अगर थीटा को 0 को तो cos 0 कितना हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू किससे बड़ी है? 1 से बड़ी है। और किससे छोटी है? 1 से छोटी है। इस स्टेटमेंट को रीड करो, स्टेटमेंट को रीड करोगे किससे सेट करोगे? लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाई थीटा किससे बड़ा है? किससे बड़ा होगा? 1 से। और किससे छोटा होगा? तो क्या नहीं होगा? तो क्या नहीं होगा? अगर ये 1 से बड़ा है या फिर 1 से छोटा है तो क्या नहीं होगा? 1 नहीं होगा। लिमिट में हम क्या ढूंढते हैं? जो नहीं हो सकता। जो तो मुझे क्या पता चल गया? लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाई थीटा क्या नहीं होगा? ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी का ट्रिगो। क्या पता चला मुझे कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाई थीटा 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, पर क्या नहीं हो सकता? 1 से बड़ा या 1 से छोटा तो क्या नहीं होगा? 1 नहीं होगा। लिमिट में ढूंढते भी क्या है? उसकी जो लिमिटेशन, उसकी लिमिटेशन मतलब जो वैल्यू को अप्रोच तो करता है बट पहुंच नहीं होता। साइन थीटा बाई थीटा को 1 होने के लिए साइन थीटा और थीटा को सेम हो जाना पड़ेगा। तो साइन थीटा और थीटा कभी भी सेम नहीं होगा। क्यों? बिकॉज थीटा हमेशा साइन थीटा से थोड़ा सा तो एक स्टेप हमेशा आगे ही रहेगा, और टेन थीटा थीटा से हमेशा 200, 500, 1000, 2000 स्टेप आगे रहेगा क्योंकि उसका इंक्रीजिंग रेट हमेशा बहुत ज्यादा होगा। ये दोनों एक साथ कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए इक्वल नहीं होंगे तो 1 को अप्रोच करेगा बट 1 के इक्वल नहीं। अब ये आएगा, अब जैसे मैंने इसको साइन से डिवाइड किया था, वैसे अपने इसको टेन से डिवाइड कर लेता हूँ। एक बार मैंने साइन से डिवाइड करके देखा क्या हुआ, मैं टेन से डिवाइड करता हूँ। तो व्हाट इज साइन थीटा बाई टेन थीटा? साइन थीटा बाई टेन थीटा, cos थीटा थीटा बाई टेन थीटा और टेन थीटा बाई टेन थीटा 1। वापस रेसिप्रोकल कर लेता हूँ तो cos थीटा का रेसिप्रोकल टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा बाई थीटा 1 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल किया तो इनइक्वालिटी, एक वापस लिमिट अप्लाई करता हूँ। तो लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 सेक थीटा ग्रेटर देन लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा बाई थीटा ग्रेटर देन लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 1। बड़ी थीटा है नहीं तो लिमिट इसमें हम लिमिट लगा नहीं पाएंगे यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर 0 पर, पर यहाँ तो लगा पाएंगे थीटा की जगह पर 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ सेक 0? सेक 0 का आंसर cos 0 कितना होता है? cos 0 0 होता है। cos 0 कितना? तो उसके रेसिप्रोकल भी कितना? तो लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा बाई थीटा किससे बड़ा मिला? ग्रेटर देन 1 है, बट किससे छोटा है? इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी या तो 1 से, तो क्या नहीं होगा? 1 नहीं होगा। तो आपको और एक प्रॉपर्टी, इनफैक्ट दो ही प्रॉपर्टी होती है वैसे ट्रिग्नोमेट्री के लिमिट में। ये लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाई थीटा होगा तो उसको डायरेक्टली 1 लिख पाओगे, और टेन थीटा बाई थीटा होगा तो भी 1 लिख पाओगे। पर ध्यान देना मैं जो बता रहा हूँ उसपे, साइन थीटा बाई थीटा कोई पूछे क्या होता है तो कुछ नहीं होता, और साइन थीटा बाई थीटा साइन थीटा बाई थीटा ही होता है। पर हाँ उसमें जब लिमिट लगता है थीटा टेंड्स टू 0 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। मतलब वही 1 का मतलब कि इसका आंसर कभी भी 1 नहीं होगा। साइन थीटा बाई थीटा को 1 नहीं लिख सकते, लिमिट लगेगा तो ही आप उसको 1 लिख सकते हो। और लिमिट लगाने का मतलब है कि कौन सा फॉर्म बनना चाहिए? थीटा को 0 रखो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 0? 0 नीचे भी कौन सा फॉर्म होगा? इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते कि मैं लिमिट लगाऊं तो साइन का जो एंगल है ना वो 0 बनना चाहिए, और वही टर्म नीचे भी होना चाहिए।
तो आप उसको क्या लिखोगे 1। सेम यहाँ पर थीटा को 0 रखोगे तो tan 0 भी 0, नीचे 0 तो कौन सा फॉर्म हुआ 0/0। जब आप लिमिट लगाते हो तो ये 0 होना चाहिए और वही टर्म अगर डिवाइड में हुआ तो ही मैं इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिखूंगा 1। मेरा कहने का मतलब है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 sin x by x कोई पूछे कि इसका आंसर क्या होगा तो कितनी भी बार समझा लो तो भी 100 में से 99 बच्चे तो इसका आंसर 1 ही लिख दिया। हमको लगता है sin x by x आगे तो 1 नहीं होता होगा, इसका आंसर 1 नहीं होगा, इसका आंसर sin 1 होगा। इसका आंसर कितना होगा sin। ये 0/0 को नहीं है, लिमिट ऐसे लगा दो क्या फर्क पड़ता है। जो डायरेक्टली इसी जगह बंद कर सकते हो क्या देखना है आपको। हाँ बट अगर ऐसे दिया होता sin x minus 1 upon x minus 1 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा तो इसका आंसर 1। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्म बना x को जब मैं 1 रखता हूँ तो मेरा एंगल 0 हो रहा है और वही टर्म नीचे भी। तो फिर अब ये प्रॉपर्टी के साथ आंसर कितना हो जाएगा। तो आपको देखने का कि जब आप लिमिट लगाते हो तो क्या वो 0/0 का फॉर्म बन रहा है। 0/0 का फॉर्म का मतलब कि दो एंगल और लिमिट में अगर हो तो साइन का एंगल और टेन का एंगल 0 बनना चाहिए और वही टर्म डिवाइड में होना चाहिए। तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे 1 लिखोगे। क्लियर। तो हमारे पास अब मेरी 3 प्रॉपर्टी, जैसे 3 प्रॉपर्टी अलजेब्रिक की तो प्रॉपर्टी 3 थी मेरे पास जो मैं कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन में लगा सकता था जब सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा था। अब मेरे पास 2 उसको छोड़ के और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई जो दोनों ट्रिगो की प्रॉपर्टी है। कैसे डिराइव हुआ मैंने आपको चैंबर्स थ्योरम से पूरा समझा दिया कि वो आता कैसे है और कब यूज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। राइट, थोड़ी क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपको दिया है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 sin 2x अपॉन tan 3 ये और आपके पास ट्रिगो की सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी, साइन वाली और एक tan वाली। बाकी cos sec cos sec cot इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये रूल सिर्फ साइन और tan के बीच में और कोई रूल नहीं है। इसी रूल से हमने वो प्रॉपर्टी बनाई। तब इस क्वेश्चन में क्या करूं, क्योंकि जैसे मैंने देखा ट्रिग्नोमेट्री है तो मेरे को दिमाग में वो दोनों प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो दिमाग में जब वो दोनों प्रॉपर्टी आएगी तो फिर ये भी ध्यान में आना चाहिए कि अप्लाई कब करते हैं। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 sin x by x होगा तो हम 1 लिख सकते हैं और लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 tan x by x होगा तो भी हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा होगा तो ही लिख सकते हो वरना नहीं लिख सकते। तो इसमें क्या करें, x को अगर मैं 0 रखना हो तो क्या मेरा एंगल 0 हो रहा है, हो रहा है। तो प्रॉपर्टी तो अप्लाई हो सकती है और उसके लिए डिवाइड में क्या चाहिए 2x। तो मैं क्या करूंगा 2x से डिवाइड और क्योंकि लगाने को तो पहले ही चाहिए वो, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। लिमिट ऊपर भी लगेगा लिमिट नीचे भी लगेगा। वो लिमिट अगर यहाँ लगाए तो क्या ये 0 हुआ, तो वहां पर भी लग सकती है प्रॉपर्टी। तो उसके हिसाब से नीचे 10 3x के नीचे क्या चाहिए 3x और 3x से डिवाइड 3x से ex और ex कैंसिल। अब जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो इसका आंसर इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 1। लिमिट अगर यहाँ लगाऊंगा तो इसका आंसर भी 1। तो फाइनल आंसर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1 minus cos x upon 2x square। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1 minus cos x by 2x square। कौन सा फॉर्म है, x को 0 रखा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 0 1 1 minus 1 0 नीचे भी 0। कौन सा फॉर्म हो गया। और ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री में मेरे पास यही 2 प्रॉपर्टी है। तब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। आपके तो साइन और टेन की फॉर्मूला मतलब प्रॉपर्टी है। 1 minus cos x की फॉर्मूला बताओ, 1 minus cos x की फॉर्मूला क्या होता है, 1 minus cos x की फॉर्मूला 1 minus cos x की फॉर्मूला याद नहीं।
What is formula of 1 minus cos 2x? 1 minus cos 2x. 2 1 minus cos 2x और 1 plus cos 2x तो हमने शायद लाखों एक बार यूज कर लिया, गिनती भी नहीं है, तो याद ही नहीं कितनी बार यूज कर चुके हैं, वो फॉर्मूला याद नहीं है आप लोगों को। इस फॉर्मूला का रूल क्या है कि भाई एंगल कुछ भी हो उसको आधा कर देना है, तो फिर 1 माइनस cos x की फॉर्मूला कितनी है? 2 sin स्क्वायर और डिवाइड में क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कैंसल। लिमिट जब लगाऊंगा तो क्या मेरा ये आंसर 0 हो रहा है? x को अगर मैंने 0 कर दिया 0 बना तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर यहाँ पर x/2 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए x/2, वो भी कितनी बार? 2 बार। क्यों? बिकॉज साइन भी तो 2 बार है, साइन स्क्वायर है, तो साइन अगर 2 बार है तो x/2 भी कितनी बार चाहिए? और x/2 इंटू x/2 x²/, अभी है कितना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 4। इनडायरेक्टली आपका मतलब ये हो गया इसका लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 sin x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत है नहीं, तो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। और लिमिट लगाऊंगा तो इसका आंसर प्रॉपर्टी के हिसाब से 1 1 का स्क्वायर 1 1 इंटू 1/4 1/, जिस फंक्शन का आंसर कभी भी नहीं होने वाला। ऐसे दिया है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 sin 2x plus 3x अपॉन 5x plus 10 4x, sin 2x plus 3x अपॉन 5x plus 10 4x। हमारे पास फॉर्म कौन सा पहले तो फॉर्म देते थे x को मैं 0 रखूंगे, sin 0 is 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, कौन सा फॉर्म हुआ? 0/0। और ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है मेरे पास साइन और टेन, बट साथ में साइन के साथ क्या दिया हुआ है? 3x। और प्रॉब्लम ये है कि एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों का एडिशन करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं अलजेब्रिक फंक्शन के साथ तो ऐड नहीं कर सकता। तो प्रॉपर्टी है तो फॉर्मूला थोड़ी होती है कि दो अलग अलग फंक्शन को आप ऐड कर लोगे, तो आप यहाँ तो ऐड नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते हो। वैसे भी मुझे इसकी टेंशन भी नहीं है, मेरी टेंशन कौन है? या जहाँ पर प्रॉपर्टी लगा तो वो कौन है? साइन है। क्या मैं इस लिमिट को लगा रहा हूँ तो क्या मेरा एंगल 0 हो रहा है? हो रहा है, तो फिर प्रॉपर्टी लग सकती है, तो फिर नीचे क्या चाहिए? डिवाइड बाई, तो अगर डिवाइड बाई 2x करोगे तो साथ में मल्टीप्लाई बाई 2x करना पड़ेगा। नीचे 5x का कुछ नहीं कर सकते, बट 10 4x है तो उसमें अगर मैं x को 0 रख रहा हूँ तो ये एंगल 0 हो रहा है, और अगर एंगल 0 हो रहा है तो डिवाइड में क्या चाहिए? 4x, तो 4x से डिवाइड और 4x से, ये ठीक है राइट। इसके नेक्स्ट स्टेप में अब जो आप लोगों को सब्जेक्टिव पोर्शन में मिस्टेक नहीं करता, फिर क्या करते सारे बच्चे कि लिमिट लगाते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्रॉपर्टी के हिसाब से 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, ऊपर क्या बचा? इसको ये लिमिट लगाने पर ये 1 हो गया, तो ऊपर क्या रहा? 2x प्लस, तो कितना हो जाएगा? 5x, और नीचे ये 1 हो गया तो क्या बचा? 5x प्लस कितना हुआ? 3x कट जाएगा, तो आंसर कितना हो गया? 5 माइनस। आंसर एकदम सही है, बट मार्क्स आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिल जाएगा। सही स्टेप के आधार मार्क्स मिल जाएगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसका रीजन ये है कि भाई sin 2x/2x 1 नहीं होता, वो तो लिमिट लगा इसलिए वो 1 हुआ। तो मैंने जैसे वहां पर बोला था कि sin θ/θ 1 थोड़ी होता, वो तो लिमिट लगता है θ टेंड्स टू 0 इसलिए वो 1 होता है। तो सेम sin 2x/2x 1 नहीं है, वो लिमिट लगा होगा इसलिए वो क्या बना होगा? 1 बना होगा। तो पर लिमिट जब लगाओगे x टेंडिंग टू 0, ऐसे थोड़ी कि यहाँ पर लगा के छोड़ दिया, फिर आपको हर जगह लगाना पड़ेगा। तो थोड़ी कि आधी जगह पर अप्लाई करो और आधी जगह पर ना करो। लिमिट जब अप्लाई करोगे तो फिर अगर क्वेश्चन में अगर 500 जगह पर x दिखता है तो हर जगह पर एक साथ लगाना पड़ेगा।
तो फिर क्या होगा कि अगर मैंने लिमिट लगा के इसको अगर 1 किया तो इनटू में 0 भी है, कैसे 0, x को 0 भी तो रखोगे, फिर यहाँ पर भी 0 रखोगे, तो ऊपर क्या गया 0 + 0 0, फिर लिमिट यहाँ भी लगा, तो ये क्या हुआ 0, ये क्या हुआ 1, यहाँ पर 0 हुआ, तो 0/0 हो गया, तो सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप नहीं कर सकते हो आप, तो उसके पहले आप क्या करोगे, उसके पहले आप ये करोगे कि यहाँ से क्या कॉमन है, ये कॉमन है, ये वाला x कॉमन है ना, ये वाला x और ये वाला x कॉमन निकल के पहले उसको कैंसिल कर दो, कैंसिल कर लोगे तो क्या रहेगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 sin 2x/2x into 2 plus 3 divided by 5 plus 10 4x upon 4x into 4। अब आप लिमिट लगा दो, अब लिमिट लगाओगे तो इसका आंसर कितना 1, 1 के साथ क्या रहेगा इंटू 2, तो 2 + 3 5, लिमिट यहाँ पर लगा तो इसका आंसर कितना 1, तो क्या बचा 5 + 4। अब सही है, इसलिए ध्यान में रखो, लिमिट जब आप अप्लाई करोगे तो लिमिट हर जगह पर एक साथ अप्लाई करो, ऐसा नहीं कि आधी जगह पर अप्लाई करो और आधी जगह पर अप्लाई नहीं करो। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 10x - sin x upon x³। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 10x - sin x upon x³। जैसे मेरे पास पेन और पेन दोनों की प्रॉपर्टी है, ऐसे कर सकता हूँ, सेपरेट कर लेते हैं, है ना, टेन और साइन दोनों की प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो सेपरेट तो कर ही सकते हैं। ओके, सेपरेट के बाद क्या करें, क्या करें, 10x के डिवाइड में क्या चाहिए x, तो क्या कर सकते हैं x³ को x इंटू साइन x में भी डिवाइड में क्या चाहिए x इंटू x², करेक्ट। लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x/x into x² minus sin x/x into x², राइट। अब जब आप लिमिट लगाओगे, तब क्या आंसर होगा आपके हिसाब से, लिमिट लगाए तो 10x/x का आंसर 1, प्रॉपर्टी के हिसाब से तो क्या रह गया 1/, तो लिमिट यहाँ पर भी लगा दो sin x/x, sin x/x का आंसर 1, क्या रह जाएगा 1/x², तो 1/x² minus 1/x², 0, 1/x² minus 1/x² क्या हो जाएगा 0, एकदम गलत है। अभी तो समझा, तो क्या समझ आया आप लोगों को, क्यों गलत है, क्योंकि जब लिमिट लगा होगा तो x² में भी तो लिमिट लगा होगा, तो 1/x² में x की जगह पर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर 1/0 को कैसे सोल्व करोगे, कर पाओगे आप इसको, तो सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, काफी सारे बच्चे बोलते क्या सर आप कुछ भी बोलते, 1/0 इनफाइनाइट, यहाँ पर ये 1 हो गया, तो 1/0 इनफाइनाइट, ये भी 1 हो गया, तो यहाँ पर भी 1/0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 0, यही तो है। पर आप इनफाइनाइट को थोड़ी ना कट कर सकते, इनफाइनाइट पता ही कैसे आपको कि जिसको आप कट कर लो, जैसे तो होगा नहीं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वैसे भी कौन सा फॉर्म है, तो आपका सेपरेट करने का कोई फायदा ही नहीं है, सेपरेट करोगे तो कौन सा फॉर्म हो रहा है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, जबकि मैं तो उल्टा बोलता हूँ आपको कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो आपको किस में लाना है 0/0 में या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में, तो ये सेपरेट नहीं करना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं है।
अभी कौन सा फॉर्म है? ये 0/0 का फॉर्म है। ऑलरेडी 0/0 का फॉर्म तो है, इसी से सिंप्लीफाई करना चालू करो। कैसे सिंप्लीफाई करूंगा? sin x को तो कुछ कर नहीं सकता, बट tan x को क्या लिख सकता हूँ? sin बाई 4। sin x कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा अंदर? 1/cos x डिवाइड बाई x³ एलसीएम ले लेता हूँ cos x, तो क्या होगा? sin x इंटू 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई cos x इंटू x³। एलसीएम को cos x कहाँ जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। अच्छा, ये sin बाई cos को क्या लिख सकता हूँ? व्हाट इज sin x बाई cos x? tan x। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस cos x? क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अगर मैं लिमिट लगा रहा तो क्या ये tan का एंगल 0 हो रहा है? हो रहा है। क्या ये sin का एंगल 0 हो रहा है? हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर tan का एंगल 0 हो गया, sin का एंगल 0 हो गया, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से tan x के नीचे क्या चाहिए? प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए tan x के नीचे क्या चाहिए? x। और sin x/2 के नीचे क्या चाहिए? x²/4, क्योंकि x/2 दो बार चाहिए होगा, तो x²/4 चाहिए। आपके पास ऑलरेडी क्या था, तो आप अपनी मर्जी से क्या किए? x पर x³ तो था ही, तो क्या किया मैंने? डिवाइड बाई 4 तो सामने। अब जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो इसका आंसर, लिमिट लगाने के बाद 1, इसका आंसर 1 तो रहेगा क्या? 2/4। तो 2/4 का आंसर ये आंसर। तो जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तो लिमिट एक साथ सब जगह पर अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि आपने दो एक जगह पर लगा दिया और बाकी जगह पर छोड़ दिया। ये मुझे बताना कैसे करोगे। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 cos ax माइनस cos bx डिवाइडेड बाई x²। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos ax माइनस cos bx डिवाइडेड बाई x²। कैसे करेंगे सिर्फ मुझे मेथड बता दो। क्या हमारे आपके पास cos की कोई फॉर्मूला है? मतलब लिमिट में प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी? तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कौन सी फॉर्मूला लगानी पड़ेगी? c माइनस सी। क्या होता है c माइनस सी? क्या होता है c माइनस सी? -2। तो -2 साइन ax प्लस bx/2 इंटू साइन ax माइनस bx/2। ठीक है, क्योंकि c की कोई प्रॉपर्टी है नहीं लिमिट की, तो c माइनस सी की फॉर्मूला लगा लिया। क्या होता है? -2 साइन। ठीक है, अब साइन तो आ गया। अब ये देखते हैं कि क्या मैं लिमिट की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर x को 0 रखा तो क्या 0 बनेगा? बनेगा, राइट। तो फिर अगर ये एंगल 0 बना तो प्रॉपर्टी लग सकती है। उसके लिए डिवाइड में क्या चाहिए? ax प्लस bx/2। फिर वही लिमिट इसमें भी लगाया, x को 0 रखा तो क्या 0 हुआ? तो प्रॉपर्टी लग सकती है। तो फिर डिवाइड में क्या चाहिए? ax माइनस bx/2। इसमें से जो ये दोनों चाहिए हमें, वो दिया नहीं था, वो मैंने अपनी मर्जी से लाया। तो अगर मैंने कुछ डिवाइड किया तो सामने मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ax प्लस bx/2 इंटू ax माइनस bx/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? यहाँ पर s², ऐसे लिख सकते हो s² माइनस b² डिवाइड बाई 4 इंटू x²। यहाँ से x कॉमन है ना, यहाँ से भी x कॉमन है, वो x इंटू x। बाकी a प्लस b/2 इंटू a माइनस b/2 क्या हो जाएगा? s² माइनस b² बाई 4। और ऑलरेडी एक डिवाइड में x² था, ये x² और ये x²। अब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये वाला पार्ट का आंसर कितना होगा?
इस वाले पार्ट का आंसर, तो क्या बचेगा? -2 बचेगा और स्क्वायर माइनस स्क्वायर बाई 4 बचेगा। 2 टू जब 4 हो जाएगा, ये माइनस को अगर आप अंदर ले जाए तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा ये इसका आया समझ में। पहले तो प्रॉपर्टी लिख लो आप लोग, और कब अप्लाई कर सकते हो जिसमें समझाया कि जब अगर हम लिमिट लगाते हो तो साइन और टेन का एंगल 0 बनना चाहिए, राइट। और अगर वो 0 बना तो फिर नीचे वही एंगल होना चाहिए, मतलब बेसिकली 0/0 का होना चाहिए। तो इसका टाइटल क्या मानोगे आप लोग? सेंड्विच थ्योरम। और उस सेंड्विच थ्योरम को यूज करके हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी बनाई। और आप लोग जो प्रैक्टिस करोगे वो प्रैक्टिस डीपीटी 3 की करेंगे। डीपीटी 2 आपने कर लिया, डीपीटी 3 में इनिशियली तो प्रैक्टिस में आपको करना है। 13 के बाद आप लोगों को एक ट्रिगो वाले क्वेश्चन है, थोड़े बहुत मैंने आपको समझा, उसी की बेस पर आप लोग ट्राई करिएगा। जो नहीं होता है तो क्लास पे डिस्कस करेंगे।